ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। आज सलामत रहे तो कल की सहर देखेंगे, आज सलामत रहे तो कल की सहर देखेंगे, आज पहरे में रहे तो कल का पहर देखेंगे। सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना जरूरी है, घरों में बंद रहना दोस्तों हालात की मजबूरी है। अभी न संभले तो बहुत पछताएंगे, सूखे पत्ते की तरह हालात की आंधी में बिखर जाएंगे। ये जंग मेरी या तेरी नहीं, हम सब की है, इसकी जीत या हार भी हम सब की है। आज महफूज रहे तो कल मिल के खिलखिलाएंगे, गले भी मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में से लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार तीसरे दिन भी 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बीच WHO ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रति सप्ताह नए मामले पिछले 2 महीने के मुकाबले दोगुने हो रहे हैं। ये महामारी के दौर में नया रिकॉर्ड बन रहा है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम भी चल रहा है और कोरोना से बचाव में इसकी अहम भूमिका है। देश ने अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसलिए कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। डॉक्टर राकेश नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमन। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राकेश से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन भी 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो हमारी चिंता को बढ़ाता है। ऐसे में हम आज चर्चा की शुरुआत उन बातों से करना चाहेंगे जो कोविड के बढ़ते प्रकोप में हर व्यक्ति जानना चाहता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को कि उसे कोविड हुआ है या नहीं? इसके लिए क्या कुछ उसे टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी? ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा कि जिस तरह से अभी कोविड इस वेव के अंदर काफी लोगों को हो रहा है, तो हमें इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें सिम्टम्स हैं, सिम्टम जैसे किसी को खांसी, जुकाम, बदन में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं जो कि बहुत कॉमन है। और साथ में भी अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आपका कांटेक्ट हुआ है जिसको कोविड है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आपको कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने जो हम आज कोविड रिलेटेड बिहेवियर की बात करते हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन को अगर फॉलो नहीं किया, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं आपको। तो ये तो हम एक रिस्क बता रहे हैं कि जहां पर आपको चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, इसमें जब आपको इन्फेक्शन की चांसेस सिम्टम्स लग रहे हैं, तो हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, जिसमें गले में से और नाक से एक कॉटन स्वैब लिया जाता है, जिसको सैंपल को प्रोसेस करके उसमें हम वायरस को देखते हैं। तो ये टेस्ट काफी जगह उपलब्ध है पूरे भारतवर्ष में और उसकी रिपोर्ट यूजुअली हमारे पास एक दिन के अंदर आ जाती है। तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोविड है जी। लेकिन साथ में ये भी मान के चलिए कि ये जो कोविड का जो टेस्ट RT-PCR की हम बात कर रहे हैं, ये 100% पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है जी। जैसे अगर किसी को सिम्टम्स 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट हुए और टेस्ट करा लें, तो पॉजिटिविटी रेट उस टाइम कम होगा। मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट होता है जब कॉन्टैक्ट या सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं उसके 5वें 6वें दिन
मैक्सिमम रहता है इसका पॉजिटिविटी रेट। तो कोशिश ये करनी चाहिए सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, अगर सिम्टम्स अगर आपको हैं, और 5वें या 6ठे दिन टेस्ट कराएं। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मानेंगे उसको, ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो फिर अगर सिम्टम्स हैं तो भी हमें सावधानी तो रखनी है। जी। और डॉक्टर राकेश, एक बड़ा आम सवाल होता है जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा कोई कलीग जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, आप उसके संपर्क में आए हुए हैं, तो उस वक्त हमें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए या हमें कुछ इंतजार करने के बाद टेस्ट कराना चाहिए? सबसे पहले तो मैं टेस्ट की बात थोड़ी बाद में करूंगा सिद्धार्थ जी, पर इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो हम आजकल बोलते हैं ना कोविड एसोसिएटेड बिहेवियर हम बात करते हैं, वो हमें फॉलो करना ही करना है। उसमें जो चीज 3 चीज इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व है, पहले मैं उसको SMS बोलता था, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अभी मैं उसमें वैक्सीनेशन भी ऐड कर देता हूं, तो VSMS कर देते हैं इसको हम। तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप ऑफिस में किसी वजह से ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग किसी वजह से नहीं है, कोशिश तो करें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, बट आप मास्क तो पहनना ही पहनना है। अगर आपने मास्क पहना हुआ है अच्छे से, लगातार पहना हुआ है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप ये अपने जो हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं इसको तो कंट्रोल करके रखना ही रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी। अगर आपने मास्क अच्छे से पहन के रखा, आपका किसी व्यक्ति से 2 गज का दूरी बना के रखा आपको, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस अगर कोई पॉजिटिव भी है तो बहुत कम हो जाएगा। जैसे अगर हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, हम तो पेशेंट से मिलते रहते हैं, हम तो रोज इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, पॉजिटिव पेशेंट से होते हैं, लेकिन हम उसमें PPE पहन के रखते हैं या मास्क पहन के रखते हैं, तो हमें इन्फेक्शन का चांसेस उस वक्त डॉक्टर्स को कम हो जाता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। और डॉक्टर राकेश, एक चीज आपने बताई कि जो PPE किट पहन के रखते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे वॉरियर्स या डॉक्टर्स कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक उस PPE किट को पहनते हैं, जहां पे आप अपनी बायोलॉजिकल नीड के लिए भी नहीं जा सकते। ऐसे में एक आम व्यक्ति जब मास्क लगाने पे बहुत सारे उसके अपने तथ्य होते हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, उलझन हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे में किसी डॉक्टर को या आप जैसे वॉरियर्स को देखने के बाद ये जरूर पता लगना चाहिए कि शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन उस ICU के दर्द से, उस वेंटिलेटर के दर्द से शायद ये दिक्कत कहीं कुछ कम है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसमें डॉक्टर्स में इंक्लूडेड है, उनको सलाम, क्योंकि वो एक जिस दौर से गुजर रहे हैं, सभी हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी साथीगण, सभी नागरिक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसीलिए वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। और अभी तो डॉक्टर्स भी काफी इन्फेक्शन रेट बढ़ गया उनके अंदर भी, इस वजह से PPE पहन रहे हैं, बट वो भी बढ़ गया। तो मेरा ये सभी से गुजारिश रहेगा, अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा अभी संयम रखने की जरूरत है। जब हम कुछ चीजें, जब एक पैंडेमिक बोलते हैं ना, तो हमने पिछला पैंडेमिक सुना था कि 100 साल पहले हुआ, तो उसमें हम देखते थे कि काफी कुछ वो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि बहुत दिक्कत होती है। पैंडेमिक इसी को बोलते हैं जहां पर आपको काफी चीजें पता नहीं होती कि कैसे चल रही है। हम रोज साइंस आगे प्रोग्रेस कर रही है, कुछ कुछ नया चीज आता है, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से पेशेंट मैनेज कर रहे हैं। तो इस जो सारी सिचुएशन है, इस दौरान हमें एक संयम रखना होगा। और उस संयम के साथ साथ जो चीजें हमें पता है, जैसे आपने शुरू में बहुत अच्छी बात एक बोली थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम उस प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज को क्यों ना फॉलो करें। जब हमें पता है कि मास्क पहनने जरूरी है, मानता हूं मास्क पहनने से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, हम तो कपड़े का मास्क पहनने को बोल रहे हैं। काफी लोग संसार में, अगर आप देखें, काफी जगह ऐसी मैंने देखी है जहां पर लोग मास्क एक उनके रूटीन में ही होता है। तो आई थिंक वो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर हम उसको माने तो एक हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि पोल्यूशन का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा, अगर तकलीफ भी है, बट अगर वो हमें फायदा कर रहा है, हमारी जान बचा रहा है, हमें इन्फेक्शन कर रहा है, हमारे परिवार वालों को बचा रहा है, आई थिंक इतना थोड़ा सा सपोर्ट करना मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। और हम सभी मिलके, और मुझे पूरी उम्मीद भी है, अगर हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें तो हम सभी लोग ये कर सकते हैं, और हमें करना ही चाहिए। और डॉक्टर राकेश, आपने मास्क की बात कही। अगर हम देखें तो पिछले दिनों, आज से 1 या 2 महीने पहले, जब संक्रमण बहुत कम हो रहे थे, उस समय धीरे धीरे हर आदमी
एक उसमें था कि ईज में था कि, और मास्क को भी लेकर तरह तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे फैशनेबल मास्क आए, बहुत पतले कपड़े में, बहुत स्टाइलिश, बट धीरे धीरे वो एक फैशन स्टेटस बन गया। लेकिन आज के दौर में जब इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें किस तरह के मास्क में भी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से पालन करना चाहिए उसका, या किस तरह के मास्क को यूज़ करना चाहिए? ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। जो हमारे पास मास्क आते हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो यूजली हम 3 तरह के मास्क बोलते हैं, जिसको हम N95 है। N95 यूजली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रहता है जो डायरेक्टली पेशेंट से लंबे समय के लिए इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो हम वो यूज करते हैं क्योंकि हमें 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा हम डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए वो N95 वहाँ यूज करते हैं। ये वाला जो है, और हम पेशेंट के बहुत नजदीक रहते हैं तो इस वजह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है, तो हमें वो N95 यूज करना चाहिए। आम नागरिक को हमने बोला कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। वो मरीज अगर हो भी सकता है पास में, आसपास कोई हो भी सकता है, तो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको ये N95 या दूसरा जो हम ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छे से कॉटन का कपड़ा जिसकी 2 या 3 तह बनी हो, अच्छे से एक अच्छा कपड़ा, कॉटन कपड़ा हो, 2 या 3 तह बनी रहे, उसको हम यूज करें, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आजकल थोड़े से फैशनेबल भी आ गए हैं, आई थिंक उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो आप अच्छे से कपड़े का बना हुआ है तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ मास्क पहनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्क को ठीक से पहनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी टाइम हमने देखा कि वो जो फैंसी मास्क है वो हम बोलते हैं कि नाक और मुंह पूरा कवर होना चाहिए, उससे लूज नहीं होना चाहिए, अच्छे से साथ में साइड में जगह नहीं बची होनी चाहिए, तो उसका जो स्ट्रैप है उसको टाइट करके रखें। बट काफी टाइम हमें देखने को मिला कि वो मास्क या तो ठुटी पे होता है या गले में होता है और बीच बीच में हम उसको टच करते रहते हैं। तो ये जो मास्क और मास्क पहनने की जो प्रक्रिया है उसको दोनों को फॉलो करना है, और ये आपकी प्रिकॉशंस और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कपड़े वाला मास्क पहनिए, बिल्कुल चिंतित नहीं होइए। और दूसरा हम तो बोल ही रहे हैं साथ में कि 2 गज की दूरी तो आपको रखनी ही है, तो वो आपको एक एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जी। और डॉक्टर राकेश, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए ने एक अपने अध्ययन को प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि सरफेस को छूने से संक्रमण का खतरा कम होता है या नहीं होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी अगर आप कोविड की एविडेंस की बात करें, साइंस की बात करें, जैसे हम जब ये शुरू हुआ सारा कुछ, इसको 1.5 साल के करीब हो गया है, उसके बाद काफी सारी चेंजेस उसमें आए। हमें लगा कि इससे हो सकता है, ये दवाइयां दे सकते हैं, ये टेस्ट कराना चाहिए, फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। तो हमारी एक इवॉल्विंग साइंस है और ये कोई भी नया डिजीज के लिए ये कॉमन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो फैलने का, जो कोविड फैल रहा है, ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति से जब वो अगर खांसता है, छींकता है, तो ये एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं, और जो कि यूजली 2 गज की दूरी के अंदर अगर खड़ा होता है तो कीटाणु उनके सीधा उनके फेस पे या कपड़ों पे चले जाते हैं। अब ये जो कीटाणु वायरस है ये कुछ समय के लिए जीवित रहता है, कुछ घंटे या 1-2 दिन भी हो सकते हैं। अगर हम उसको टच करें और उसको टच करके जो हमारे हाथ पे जो वायरस वगैरह लगा रहेगा उसको अगर हम फेस पे लग जाए, फेस का मायने मुंह, नाक या आंख के अंदर लग जाए, तो वायरस वहां से अंदर जा सकता है। तो ये इसकी एक साइकिल है कि कैसे संक्रमण हो रहा है। अगर इसको हमें स्टॉप करना है तो स्टॉप करने का तरीका तो वही है कि हम बोले 2 गज की दूरी है, तो वायरस इतना दूर नहीं जाएगा, नीचे गिर जाता है फर्श पे तो वो नहीं जाएगा। मास्क हम लगा के रखेंगे तो हमारे जो भी वायरस उस वक्त एटमॉस्फेयर में है वो हमारे अंदर नहीं जा रहा। तो ये प्रिकॉशंस हम रखें तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कि जब वो जो सीडीसी की गाइडलाइंस है जहां हम बोल रहे थे कि सरफेस पे लंबे समय के लिए रहता है, तो वो उसमें इतना हमें नहीं मिलता कि वायरस जो है, ये वायरस बहुत फ्रेजाइल वायरस है, ये बहुत लंबे समय के लिए शरीर के बाहर जिंदा नहीं रह सकता है। तो हम उसी चीज को एक तरह से प्रिवेंशन की तरह यूज करना चाहते हैं कि आप बाहर नहीं जाएं, वायरस एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा। अगर आप मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, तो वो संक्रमण के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और लैंसेट की भी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये एरियल ट्रांसमिशन भी वायरस का हो सकता है हवा के जरिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो हम बोल ही रहे हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कि 2 गज का दूरी, जैसे हमने बताया ना, एक अगर आप एक आम व्यक्ति सांस ले रहा है नॉर्मल तरीके से या बोल भी रहा है, तो जो वायरस
हमारे मुंह से निकलेगा, संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकलेगा, वो तो 2 गज तक जा सकता है। तो वो एक एरियल ट्रांसमिशन का मोड रहता है, ये एटमॉस्फेयर में वो टंगा रहेगा कुछ समय के लिए। तो इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। और वो नीचे फर्श पे गिर जाएगा और कुछ समय बाद अगर वो बाहर ही रहेगा तो वायरस बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, तो वो स्वतः मर जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन का जो मोड है, जो हम एरियल ट्रांसमिशन बोल रहे हैं, एयर के थ्रू जा रहा है, तो इसका जो प्रिवेंशन है वो बेसिक पे आ जाते हैं हम बार बार। आप देखिए, साइंस में हमें कुछ नया चीज तो मिला, बट लेकिन अगर उससे बचने का जो तरीका है अभी भी वही है हमारे पास। SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्क, और अभी हम उसमें वैक्सीनेशन ऐड कर दिया है। तो हम बेसिक से, चाहे आप लैंसेट की स्टडी की बात करें, जामा की स्टडी की बात करें, CDC गाइडलाइंस की बात करें, या अपने ICMR की गाइडलाइंस की बात करें, बेसिक प्रिवेंशन जो हमारा है, जो बेसिक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज हैं जो हर नागरिक को फॉलो करनी है इस वेव के दौरान भी, वो हमारी सेम रही है। क्योंकि वैक्सीन हमारे पास आ गया है, तो वैक्सीन भी जरूर लगवाएं, उससे डेफिनेटली फायदा तो हो ही रहा है सभी को जी। और इस बीच पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम के जो फर्स्ट कॉलर हैं आयुष कुमार जी अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। आयुष जी नमस्कार। जी नमस्कार आपको भी और डॉक्टर साहब को मेरा। जी आयुष जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा सवाल ये है, जो रूस की स्पुतनिक वैक्सीन है, तो अगर हम उसका पूरा डोज ले लेंगे तो कितना दिन के बाद हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी शक्ति है वो बढ़ जाएगा? जी डॉक्टर राकेश, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कितने दिनों बाद इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो जाएगी? काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, और ये अक्सर सवाल लोग पूछते रहते हैं। मैं आपको इसका आंसर तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा। वैक्सीन लेने के बाद हमें ये नहीं समझना है कि वायरस हमें नहीं छू सकता, तो उसके बाद भी आपको सारी प्रिकॉशन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वो फॉलो करनी ही करनी है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अभी अब जवाब देने वाला हूँ कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में आपको इम्यूनिटी आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये 6 हफ्ते वेट करके ऐसा मत सोचिएगा कि मास्क की जरूरत नहीं है मुझे, तो मास्क तो पहनना ही है। कोविड रिलेटेड बिहेवियर्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। जहां तक आपने बोला कि इम्यूनिटी का सवाल है, जब हम 2 डोज की बात करते हैं, जैसे अभी आपको वैक्सीन की बात करें तो वो 4 हफ्ते के दौरान पे दी जाती है। कोविशील्ड की बात करें जो कि दूसरी वैक्सीन अवेलेबल है, तो दूसरा डोज जो है उसका वो 6 से 8 हफ्ते में दिया जाता है। तो उसका जो इम्यूनिटी बनना शुरू होता है वो सेकेंड डोज के 2-3 हफ्ते के बाद बनना शुरू होता है। और हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि ये जो इम्यूनिटी बनने की जो प्रक्रिया है, ये कभी 2 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते में बनना शुरू होती है, पीक जाती है, बट कुछ कुछ व्यक्ति में 3, 4 या 6 हफ्ते तक भी लग सकते हैं पूरी इम्यूनिटी बनने में। इस दौरान पेशेंट को थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, और अगर इन्फेक्शन होता है, जितनी इम्यूनिटी बन जाएगी तो इन्फेक्शन दोबारा होने का रिस्क तो रहेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं। बट हमने ये पाया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा हुआ था उनको सीवियरिटी इन्फेक्शन की बहुत कम हो गई है। इसके डाटा आना शुरू हो गया हमारे पास। इसीलिए इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन सभी लोग लगवाएं। इम्यूनिटी धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। उसके मेजर करने का तरीका है, हम ब्लड सैंपल से कर सकते हैं, बट उसकी यूजली जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में वैक्सीनेशन के साथ आप भी फॉलो करनी है आने वाले समय के अंदर। जी, और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। और इस बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से तोरिन साहू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपके पीछे से बहुत शोर आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी जगह बदल दें। हाँ जी, शोर आ रहे बोले, थोड़ा कम करिए आवाज। हेलो जी हाँ, अब आप अलग आके सवाल पूछिए अपना। जी ये पूछना चाह रहा था, बच्चों के अभी कोरोना हो रहे हैं तो उसको क्या लक्षण है, उनके क्या बचाव है, और कैसे पहचाना जाए कि कोरोना के लक्षण उनके में आ गए हैं, और उनकी सावधानी में क्या बरतें, ये जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर राकेश बच्चों के लिए इन्होंने स्पेशली पूछा है। काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हमारे पास फर्स्ट वेव थी तो हमने ये देखा कि उस टाइम बच्चों को इन्फेक्शन काफी कम हो रहा था, ज्यादा केसेस नहीं थे इन्फेक्शन वाले। बट अभी इस दौरान जब इन्फेक्शन हो रहा है तो उस टाइम काफी केसेस हैं इन्फेक्शन के, और बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन हो रहे हैं अभी।
सावधानियां जो बड़ों के लिए थे वही रहेंगी। अभी उनको भी बाहर ना निकले, मास्क पहन के रखें और इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास ना जाए। ये प्रिकॉशंस बच्चों के लिए भी रहेगी अभी, क्योंकि वही एक प्रिवेंशन हमारे पास है। जहां तक आपने बोला कि हम उनको कैसे पहचाने, वायरस, ये कोविड का वायरस है, शुरू में अगर हम बात करें 1.5 साल पहले की बात है, तो यूजुअली ये बुखार, सिरदर्द या सांस की तकलीफ से था। बट जैसे जैसे समय गुजरा हमने देखा कि ये हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। आंखों को प्रभावित करता है, ब्रेन को कर सकता है, लंग्स, लिवर, सभी को कर सकता है। अभी जो बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं, यूजली एक उसकी हम ये बोल सकते हैं कि एक रीअश्योरिंग पार्ट है कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन की सीवियरिटी बहुत कम है और उनको अक्सर अगर देखें तो उनको बुखार हल्का फुल्का हो सकता है, बच्चे थोड़े से सुस्त रहते हैं, उनको डायरिया भी हो सकता है। डायरिया वाले पेशेंट्स, उनको दस्त के साथ आ सकते हैं पेशेंट्स ही हमारे पास। ये यूजली सिम्टम्स हैं और हो सकता है कि सांस के अंदर भी कुछ तकलीफ हो, क्योंकि बच्चे अभी कोविड के साथ इनका रेट बढ़ गया है, छोटे बच्चे भी आने शुरू हुए हैं। हो सकता है कि कुछ नए सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाए। बट मेरा ये सजेशन सभी को रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपका परिवार या कोई सदस्य ऐसे व्यक्ति से मिला जिनको कोविड होने की संभावना है और बच्चा भी उसके कांटेक्ट में आया और उसके बाद अगर ये सिम्टम आने शुरू होते हैं 2 या 3 दिन के बाद, तो आपको सोचना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है और उसी हिसाब से आप प्रिकॉशन लीजिए, उसी हिसाब से उसकी टेस्टिंग कराइए। यूजली हम बोलते हैं कि जब आपका किसी व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ तो उसके चौथे या 5वें दिन के बाद आप अपना एक टेस्ट कराएं, बच्चे का टेस्ट कराएं। उससे अगर उसमें कंफर्म आता है तो उसके हिसाब से उसको मैनेज करें। बट यूजली बच्चों के अंदर सिम्टम्स बहुत हल्के फुल्के देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधानी तो रखनी ही है सभी बच्चों के अंदर। जी, और अब हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से धर्मवीर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। धर्मवीर जी, प्रजापति गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, बताइए क्या जानना सवाल है छोटे से, जिसमें से एक मेरा सुझाव है सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जैसे कि मास्क जरूरी है तो ऐसे हैंड सैनिटाइजर भी जरूरी होना चाहिए। रास्ते में चेकिंग होनी चाहिए उसके के लिए। अगर जिसके पास नहीं मिले तो उसका चालान इस तरह किया जाए कि उसको हैंड सैनिटाइजर दिया जाए, या 100 रुपए का है तो उससे 100 रुपए वसूल कर लिए जाए। मास्क की जगह चालान नहीं करना चाहिए, उसके बदले में इससे 100 रुपए लिए जाए, उसको मास्क दिया जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है और ये डायबिटीज है और कोई हैंडीकैप साइन है, तो वैक्सीनेशन के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, वो कितने दिन बाद उनके पास? और फिर सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे देश के 2 वैक्सीन जो आए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर में, ये इस तरह से, और अगर हमने 1 नंबर लगवा लिया और अगर हमें दूसरा लगवाना है तो क्या हमें रिपोर्ट जो प्रश्न आया है जी, बहुत क्लियर आवाज नहीं थी, लेकिन डॉक्टर राकेश जो समझ में आ रहा है, एक तो ये जी, इन्होंने एक तो पूछा कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो उस केस में क्या हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं? तो इनके 3 सवाल थे, हम उनको शुरू करते हैं। तो इन्होंने जैसे बोला कि जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, जिनको हम ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, सांस की तकलीफ, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, वैक्सीन तो सभी को लगवाना ही है। वैक्सीन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर इनको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो इनको सीवियरिटी ऑफ कोविड की ज्यादा होती है, इसलिए हमें सरकार ने इनको प्रायोरिटी पे पहले वैक्सीन लगाए थे। तो इसलिए हर व्यक्ति को कोविड का वैक्सीन लगाने के लिए तो लगाना ही है, उसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो सभी व्यक्ति लगाइए, चाहे उनको कोई भी डिजीज है। जब आप लगाने जाएं तो उससे वैक्सीनेशन सेंटर में आप उनको जरूर बताएं कि आपकी ये दवाइयां चल रही हैं, ताकि उनकी नॉलेज में रहे ये दवाइयां ले रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ सावधानियां रखनी होगी उस बीमारी के हिसाब से तो वो आपको साथ साथ बता दिया जाएगा, और वो कुछ समय के लिए आपको वहाँ ऑब्जर्व भी करते हैं, आधा घंटा से 1 घंटा, सो दैट अगर कुछ दिक्कत हो तो आपको वहाँ पर। दूसरा जो आपका सवाल था कि वैक्सीन कौन सा लगवाया जाए और अगर एक मतलब कैसे चेंज किया जाए, तो यूजली दोनों वैक्सीन हमने देखा कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, काफी लोगों को लगाई जा चुकी है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। हाँ, इतना जरूरी है कि अगर आपने एक वैक्सीन लगाया, कोवैक्सीन लगाया, तो बूस्टर भी कोवैक्सीन का ही लगवाइए। अगर फर्स्ट कोविशील्ड लगाया तो बूस्टर भी सेकंड जो बोल रहे हैं उसको भी आप सेम का लगवाइए, उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। तो आप कोशिश करें कि सेम रहे, ध्यान रहे कि वैक्सीन आपका सेम रहेगा, बट रिकॉर्ड में भी रहता है तो वो आपको दूसरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने सवाल पूछा कि चलान करना चाहिए फाइन का समस्या में,
जी डॉक्टर राकेश, अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर सकें, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। अभी ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं, उनको चालान कर दिया जाए, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों के अंदर से आना चाहिए कि हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें एक हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। तो आई थिंक ये जागरूकता हम सभी को रखना चाहिए और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इसी जागरूकता को रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आई थिंक फाइन, पेनल्टीज, ये सब एक छोटी चीजें हैं, उससे ज्यादा है कि अंदर से अगर जागरूकता आएगी, सिर्फ मैं ऐसा कर रहा हूँ वो जरूरी है, लेकिन आप, ये समय है कि यूजली तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को ना रोके टोके, बट ये जरूरी है कि हम दूसरों को टोके, भाई साहब कि आप भी मास्क लगा लीजिए, आपने मास्क नहीं लगाया प्लीज मास्क पहन लीजिए, या आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो वो जागरूकता सिर्फ एक हम उसको पिनलाइज के माध्यम से नहीं करना चाहते, अंदर से बनाइए। हम सभी का कंट्रीब्यूशन है, देश हमारा है, हम सब लोग नागरिक हैं इसके, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम खुद भी फॉलो करें उसको और अनुरोध करें कि दूसरे भी फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि एक मास्क आप पहन लीजिए, एक मास्क पॉकेट में रख लीजिए, जिसने नहीं पहना तो उसको डोनेट कर दीजिए कि भाई साहब आपके पास मास्क नहीं है तो आप प्लीज पहनिए इसको। जी। और इस बीच छत्तीसगढ़ से व्याकरण कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, ये मेरा सवाल है सर, अगर कोरोना होता है तो क्या खून गाढ़ा हो जाता है सर? जी डॉक्टर राकेश, तरह तरह के लोगों के मन में आशंकाएं रहती हैं, अब ये पूछ रहे हैं खून गाढ़ा हो जाता है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो कोविड का इन्फेक्शन है ना, वायरस में इस तरह के जब भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो शरीर के काफी हिस्सों को अफेक्ट करता है। तो उसमें एक हिस्सा जो हम बोलते हैं कि खून के जो थक्के कहीं जम सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी रहती है, सभी को नहीं होती है वो। सीवियर डिजीज जिसको होता है उसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है, उसके हिसाब से इसलिए हम दवाई शुरू करते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि जब कोविड होता है तो अच्छा खासा पानी पीजिए, अपना ओरल हाइड्रेट रखिए, 3 से 4 कीजिए और तो एक पॉसिबिलिटी रहती है, अवश्य रहती है। उसके लिए आप टाइम से अपना एक ट्रीटमेंट कराएं और अगर डॉक्टर्स को लगेगा कि ऐसा रिस्क है तो उसकी दवाई हम शुरू करते हैं ताकि इस तरह की दिक्कतें नहीं हो। बिल्कुल। और चलते चलते हमारे जो आज के कार्यक्रम के लास्ट कॉलर हैं R.K. बासल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। मेरा नमस्कार जी बासल जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय कम है। जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, जी जी, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आपका मैंने जैसे पहले बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट है, आप अपने डॉक्टर से देख लीजिए कि उस वक्त आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उस टाइम किडनी इन्फेक्शन के व्यक्ति को कभी कभी कुछ इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो अगर आप वैसे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ठीक ठाक चल रहा है सभी आपका, तो वैक्सीन अवश्य लगाएं। कोई भी मरीज ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, चाहे उनको किडनी का डिजीज हो, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है, लिवर डिजीज है, सांस की तकलीफ है, कोई दवाइयां चल रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट की, तो आप सारी बीमारियों के अंदर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जब आप वैक्सीनेशन लगवाने चाहते हैं तो अपना एक ट्रीटमेंट कार्ड ले जाएं, उनको बताएं कि हमारी ये दवाइयां चल रही है, बट वैक्सीन लगवाना ऐसे व्यक्तियों के लिए भी फायदा रहेगा। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राकेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी को नमन, और सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर राकेश ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, आप अपना टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना के संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि खैरियत से हूं मैं मेरे शहर में, तुम अपने शहर में अपनी हिफाजत रखना, किसी का हाथ छूना नहीं पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।